और एक है सेठ। इन्होंने सबसे पहले जो है ना वन विभाग की खोज की थी, हरियाणा में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बारे में बताया था। और इनके अनुसार इन्होंने कहा था कि हरियाणा के अंदर फॉरेस्ट या वन जो है वो दो प्रकार के हैं। इन्होंने कहा था कि हरियाणा में वनों का प्रकार दो है। इनके अनुसार हरियाणा में दो प्रकार के वन हैं, दो प्रकार के वन हैं। हरियाणा में इनके अनुसार दो प्रकार के वन हैं। और ये दो प्रकार के वन की बात करते हैं हम लोग, तो ये कौन कौन से प्रकार के वन हैं इसके बारे में बात करें। सबसे पहला वन इन्होंने बताया, इसका नाम क्या है आपका, ट्रॉपिकल। ठीक है ना, शायद जानते होंगे आप लोग ट्रॉपिकल के बारे में। ट्रॉपिकल डेसिडियस, ठीक है ना। ट्रॉपिकल डेसिडियस जो फॉरेस्ट है वो है आपके पहले वाले ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट सबसे पहले। इनको हिंदी में क्या कहते हैं, इनको हिंदी में कहा करते हैं आप लोग उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, हिंदी में कहते हैं उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। एक तो प्रकार होता है ये वाला। दूसरा होता है, एक तो उष्ण आ गया तो दूसरा होता है उपोष्ण होता है। ठीक है ना, इनको सब ट्रॉपिकल के नाम से जानते हैं। इनको कहते हैं उपोष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। इसको इंग्लिश में कहते हैं, आप लोग यहाँ लिख लीजिएगा, सब ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। हरियाणा का वन क्षेत्र के बारे में पढ़ रहे हो, हरियाणा के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बारे में पढ़ रहे हो। इसकी खोज किसने की है, इसकी खोज की है चैंपियन और सेठ नाम के व्यक्तियों ने खोज की है। इनके अनुसार हरियाणा का जो वन क्षेत्रफल है ना वो कितने प्रकार का होता है, वो दो प्रकार का है। मतलब होते ही हरियाणा के अंदर दो ही टाइप के फॉरेस्ट हैं आपके। इन दो टाइप की फॉरेस्ट की बात करें तो पहला है आपका ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। पहला कौन सा है आपका, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट है। और दूसरा कौन सा है, सब ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट है। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट है, इसको हिंदी में कहते हैं उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। ये है आपके उपोष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। ये दो प्रकार के होते हैं। पर सर ये बताइए ये होते ही क्या है, इनका मतलब क्या है। तो आइए इनका मतलब भी जानते हैं कि एक्चुअली ये वन जो है ना लिखे हैं सर ने, इनका मतलब क्या है। उष्ण का मतलब होती है गर्मी होती है। मतलब यूं समझिए कि ये वन जहाँ पे होंगे ना वहाँ पे ताप अधिक होगा। ठीक है ना, तापमान अधिक होगा। ये पहली तो बात यहाँ पे यही है, ताप अधिक होगा इन वनों की। सबसे पहली बात तो यही है, मतलब टेम्परेचर ज़्यादा वाले इलाके के अंदर ये वाले वन पाए जाएंगे। यहाँ पे वर्षा भी कम होगी, ये भी बात आप लोग याद रखना। इस क्षेत्र के अंदर वर्षा कम होगी, इस पॉइंट को भी आप लोग याद रख लेना। उष्णकटिबंधीय वन वही होते हैं, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट वही होते हैं जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। और के साथ साथ जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है तो समझ जाइएगा उस क्षेत्र के अंदर आप लोगों को बारिश भी कम मिलेगी। लगभग सालाना जो है ना 50 सेंटीमीटर से कम बारिश जो है ना आप लोगों को इस एरिया के अंदर देखने को मिलेगी। लेकिन अगर मैं बात करूं उपोष्ण कटिबंधीय की, यानी कि जो आपका सब ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट है ना, यहाँ पे अगर तापमान ज़्यादा है तो इस इलाके के अंदर क्या होगा, यहाँ पे आपका तापमान जो है ना वो कम होगा, ताप कम होगा इस इलाके में। अच्छा, इस जगह पे अगर वर्षा कम हो रही होगी तो इस वाले इलाके के अंदर क्या होगी, वर्षा ज़्यादा होगी। तो इस वाले इलाके के अंदर क्या होगी आपकी, यहाँ पे वर्षा क्षेत्रफल जो है ना आपका, यहाँ पे ताप कम होगा इसमें, तो यहाँ पे वर्षा जो है ना आपकी वो होगी ज़्यादा। वर्षा ज़्यादा कितनी सर जी, यहाँ पे 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा आपको जो है ना वर्षा देखने को मिलेगी। 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा जो है ना यहाँ पे वर्षा आपको देखने को मिलेगी। एक तो इनके नाम से पता लग गया कि ट्रॉपिकल जो है ना यहाँ पे तापमान अधिक होगा, और उपोष्ण जो है ना सब ट्रॉपिकल है यहाँ पे तापमान कम होगा। एक दूसरे के उल्टा आ गया। मतलब उष्ण का मतलब तो गर्म ही होता है, और उपोष्ण जो है ना उसे इसकी बजाय थोड़ा ठंडा है।
अब ना एग्जाम में सवाल क्या है वो सुनिएगा। एग्जाम का सवाल ये है कि इनका एग्जाम्पल बताओ क्या है। भाई आपसे सवाल पूछेगा कि ये किस प्रकार का वन है, सवाल ये है किस टाइप का फॉरेस्ट है, ये आपसे जो है ना सवाल पूछा जाएगा। आपका सब ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट है ना, इस फॉरेस्ट के एग्जाम्पल क्या होते हैं सर ये बताइएगा। भाई इन प्रकार के वनों के एग्जाम्पल क्या है। ये वन है साल है, सांगवान है, ठीक है ना, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, ये वन है आपके साल है, ठीक है ना, सांगवान है, ठीक है। इनको आप लोग चीड़ का कहा करते हो, इसको आप लोग जो है ना बेत पेड़ भी आते हैं यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे आम्रपाली नाम के भी पेड़ आते हैं आपके। साल है, सांगवान है, चीड़ है, बेत है, आम्रपाली है, ठीक है ना। और एक प्रकार का और होता है कचनार है, ये याद कर लेना। ये सारे के सारे पेड़ है, इनको सब ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट के नाम से जाना करते हैं। उपोष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन है। इनके अलावा इनके कौन से एग्जाम्पल है सर जी, ये आम तौर पे आने वाले हैं जिसका नाम है नीम है। इसके अलावा ये पीपल है, पेपर में पूछा गया था। जामुन नाम का भी पेड़ ये है, वो भी इसका एक एग्जाम्पल है, ठीक है ना। बबूल जो है ना वो भी इसका एक एग्जाम्पल है। आपका आम जो है ना वो भी इसका एक एग्जाम्पल है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। और शीशम जो है ना वो भी इसका एक एग्जाम्पल है। बाकी इसके अलावा जो भी बच गया वो सारे के सारे एग्जाम्पल किसके हैं, वो ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट के एग्जाम्पल होते हैं आपके, ठीक है। चलिए और आगे चलते हैं हम लोग, आगे चलते हैं। तो भारत सरकार का अधिनियम आया था 1927 का, ठीक है ना। इसके बाद में हमारे पास में अगली बात आती है क्या कि भारत सरकार, ठीक है ना, भारत सरकार का अधिनियम, भारत सरकार का जो अधिनियम आया था आपका, भारत सरकार का अधिनियम आया था और वो कौन से साल का आया था। भारत सरकार का अधिनियम मतलब नियम आया था, कानून आया था 1927 के अंदर आया था पहला आपका। दूसरी बार पंजाब सरकार का अधिनियम भी आया था, ठीक है ना। वो कौन सा आया था आपका, पंजाब सरकार, ठीक है ना, पंजाब सरकार का अधिनियम, पंजाब सरकार का एक्ट आया था कानूनों के अनुसार, नियमों के अनुसार ये एक्ट आया था। और सर ये पंजाब सरकार का अधिनियम जो है ना ये कौन से साल का था, ये था 1988 के अंदर आया था। वन के लिए, फॉरेस्ट के लिए भारत सरकार का अधिनियम था 1927 का। पंजाब सरकार का अधिनियम जो था ना आपका वो था आप लोगों का 1988 का। इन दोनों अधिनियमों के अनुसार, ठीक है ना, यहाँ पे अगली बात लिख रहा हूँ, इन दोनों अधिनियम के अनुसार, इन दोनों अधिनियम के अनुसार, इन दोनों अधिनियम के अनुसार, इन दोनों अधिनियम के अनुसार क्या हुआ है, इन दोनों अधिनियम के अनुसार हरियाणा का जो वन है ना उनको 3 प्रकार के भागों में बांटा गया है, ठीक है। हरियाणा के वनों को 3 भागों में बांटा गया, हरियाणा के वनों को 3 भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। हरियाणा के 3 भागों में जो है ना बांटा गया है, हरियाणा के 3 भागों में बांटा गया है। इसके अंदर सर ये 3 भाग जो है ना वो कौन कौन से हैं ये भी बता दीजिएगा। सबसे पहले है रिजर्व फॉरेस्ट है, जिनको आप लोग हिंदी के अंदर कहा करते हो क्या, आरक्षित वन के नाम से जो है ना जाना करते हो, आरक्षित वन। 1 नंबर आपका आरक्षित वन है। 2 नंबर पे प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, जिनको आप लोग जाना करते हो क्या, संरक्षित वन के नाम से जानते हो, ठीक है ना। दूसरे आपके होते हैं कौन से, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट यानी कि संरक्षित वन होते हैं। और तीसरे वो होते हैं जो सरकार के पास भी आंकड़ा नहीं होता, जिनको आप लोग अनरिजर्व्ड कह सकते हो या मतलब कहिएगा काउंटेबल फॉरेस्ट कह सकते हो, जिसको आप लोग अवर्गीकृत एरिया के नाम से जाना करते हो, ठीक है ना। अवर्गीकृत वन के नाम से जो है ना इनको जाना करते हो आप लोग। तो इन दोनों अधिनियमों के अनुसार हरियाणा के अंदर 3 प्रकार के वनों को बांटा गया है। पहला आपका कौन सा सर ने बताया है, पहला आपको बताया है आरक्षित वन यानी कि रिजर्व फॉरेस्ट, दूसरा संरक्षित यानी कि प्रोटेक्टेड, तीसरा आपका कौन सा है, अवर्गीकृत वन है। सर ये तीनों ही होते क्या हैं, इन तीनों के बारे में बता दीजिएगा। जी इसको मैं ज़रूर बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है ना। ठीक है, तो इसको आप तीनों को जरूर बताऊंगा। सबसे पहले वाला कौन सा है आपका, यहाँ पे सबसे पहले वाला आपका जो है ना इसका नाम है आपका आरक्षित वन है, ठीक है ना। इसका पहले वाले का नाम क्या है आपका, आरक्षित वन है, ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना, आरक्षित वन। मैं बहुत अच्छे से सिलेबस करवा सकता हूँ, बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, बशर्ते तुम अगर समझदारी से पढ़ने की कोशिश करो तो। चुपचाप होकर, मैंने यही बात कही थी, राधे राधे नमस्कार होगी, अब चुपचाप होकर बैठ के पढ़ लो तो मैं बहुत सारा कंटेंट डिलीवर कर दूंगा, इसकी टेंशन ना लेना तुम लोग। लेकिन तुम अगर चाहते हो, मैं वैसा टीचर बिल्कुल नहीं हूँ, मैं बता रहा हूँ। आई डोंट नो, मेरे में एक कमी भी होगी शायद कि हम इशारों पर नचवा लें कि ये कर दो, अब वो कर दो, अब ये कर दो, वैसा कर दो। बहुत ही ज़्यादा, हद से ज़्यादा गुस्सा आता है, हद से ज़्यादा चिढ़ होती है मुझे। ये कमी है शायद, मेरे को लगता है बुरी बात, ऐसा नहीं होना चाहिए, पर है तो है, क्या करूं।
जब मैं दिल से पढ़ा रहा हूँ, कंटेंट दे रहा हूँ, तो तुम्हारा फ़र्ज बनता है कि तुम चुपचाप होकर उस कंटेंट को ले लीजिएगा, किसी भी वे में आपको मिल रहा है। तो कोई फालतू बकवास कर रहा हो, कंटेंट नहीं दे रहा हो, तो आप भी कहते अच्छे लोगों, है ना। खैर कोई बात नहीं है। आरक्षित वन की बात करते हैं तो आरक्षित का मतलब क्या होता है, जो रिजर्व होते हैं उनको आप लोग आरक्षित की बात करोगे। आप लोग इनकी डेफिनेशन क्या है, या इन वनों को आप लोग कहोगे क्या, तो इन वनों को आप लोग काटा नहीं जा सकता, ये याद रखिएगा। इन वनों को काटा नहीं जा सकता है, ठीक है ना, इन वनों को काटा नहीं जा सकता है, पहली तो बात यही है। इनको काट नहीं सकते हैं, जैसे कि एक वन होते हैं, सरकार की तरफ से एक एरिया रिजर्व्ड होता है किसी एरिया के अंदर, इस वन को आप लोग काट नहीं सकते हैं, पहली बात। ना ही इन वनों के अंदर चराई की जा सकती है, ठीक है ना, चराई नहीं की जा सकती है, चराई नहीं की जा सकती है, की जा सकती है, ठीक है ना। इन वनों के अंदर चराई नहीं की जा सकती है। कोई तुमसे पूछ ले ऐसे वन बताइएगा जिसके अंदर चराई नहीं की जा सकती है, वो भी आरक्षित वन होते हैं, रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं। इनको काटा भी नहीं जा सकता है, ठीक है ना। तो सर इनका करते क्या है, ये पर्यावरण की शुद्धिकरण के लिए बनाए जाते हैं, एनवायरमेंट प्यूरिफिकेशन के लिए इनको जाना जाता है, ठीक है ना। तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं पर्यावरण जो होता है हमारा, पर्यावरण की शुद्धिकरण के लिए जो है ना, इनको आप लोग जाना करते हैं पर्यावरण की शुद्धिकरण के लिए। मतलब सर पर्यावरण की शुद्धिकरण के लिए जैसे किसी शहर के अंदर कुछ की परसेंटेज अगर एरिया हो, अगर वन हो, तो जितने ज़्यादा वन होते हैं उतनी ही ज़्यादा उस शहर के अंदर ऑक्सीजन का लेवल भी बढ़ा ही रहता है आपका, और वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल भी कम रहता है। एक इसके साथ साथ पर्यावरण भी थोड़ा साफ साफ सा रहता है। तो इन वनों को रिजर्व इसलिए कहते हैं कि सरकार एक एरिया के अंदर रिजर्व कर देती है, ना ही इसके अंदर गाय भैंस पशु चराने के लिए भेजा जा सकता है, ना ही इनको काट सकते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य होता है ये पर्यावरण के लिए, पर्यावरण की शुद्धिकरण के लिए। फिर सर मेरे मन का डाउट ये है, बताइएगा कि हरियाणा में लगभग ये कितना का परसेंटेज एरिया होगा, या कितने के होंगे ये, तो 249 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर ये हरियाणा में फैले हुए हैं ये, ठीक है ना। इनका अगर मैं क्षेत्र की बात करता हूं तो हरियाणा के अंदर तकरीबन 249 स्क्वायर किलोमीटर का जो वर्ग किलोमीटर का एरिया है ना, वो इन्हीं का ही है। सर परसेंटेज वाइज बताइएगा, तो परसेंटेज वाइज इसका एरिया मैं आपको शेयर करूं तो वो है 15.97% जो है ना, ये एरिया में फैले हुए हैं हरियाणा के। मैंने आपको बताया पंजाब सरकार अधिनियम 1988 और मैंने आपको बताया भारत सरकार अधिनियम 1927। इन दो अधिनियमों के अनुसार हरियाणा राज्य के वनों को 3 प्रकार में बांटा गया है। पहला है आपका कौन सा, आरक्षित वन जिसको रिजर्व फॉरेस्ट कहते हो। दूसरा आपका कौन सा है, दूसरा आपका होता है जिसको आप लोग कहे करते हो संरक्षित वन। संरक्षित वन का मतलब क्या है कि प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। इनको आप लोग क्या कहोगे, इनको ही आप लोग जानने की कोशिश करोगे, क्या संरक्षित वन के नाम से जानने की कोशिश करोगे, यानी कि प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट रहेंगे। क्या इनमें चराई की जा सकती है सर, हाँ इनमें चराई भी की जा सकती है, ठीक है ना, चराई की जा सकती है, चराई की जा सकती है। रेल सड़क के किनारे कहिएगा, नहर के किनारे कहिएगा, या किसी रेलवे लाइन के किनारे कहिएगा, तो वहाँ पे लोग जो है ना अपनी गाय भैंस को जो है ना अपने पालतू पशुओं को चरा भी सकते हैं। सर यहाँ से मिलता क्या है, इनको काटते हैं तो यहाँ से इमारती लकड़ी मिलती है, ठीक है ना, इमारती लकड़ी। इमारती लकड़ी का मतलब तुम यूँ समझ लीजिएगा कि जो आपको कंस्ट्रक्शन पर्पज़ के लिए, आपको जो आपके घर के पर्पज़ के लिए जहाँ जो लकड़ी की ज़रूरत होती है, वो ऐसे ही वृक्षों से ही आपको लकड़ी प्राप्त होती है। सर ये बताइए इसका लगभग एरिया कितना होगा, तो ये बहुत ज़्यादा एरिया है, देखा जाए इसका 1158 वर्ग किलोमीटर में एरिया फैला हुआ है, ठीक है ना। तो इसका एरिया कितना है, इसका क्षेत्र जो है ना हरियाणा के अंदर वो कितना होगा, इसका क्षेत्र है लगभग 1158 स्क्वायर किलोमीटर का जो है ना इसका एरिया है। और अगर मैं बात करता हूँ इसका परसेंटेज वाइज एरिया कितना होगा, तो लगभग ये परसेंटेज वाइज देखने की कोशिश करते हो आप लोग, तो इसका है 74% से भी ज़्यादा, 74.28% के आसपास एरिया अकेले इसी का ही है आपका। ये होते हैं संरक्षित वन। तीसरे आते हैं आपके अवर्गीकृत वन आते हैं, जिनका आंकड़ा सरकार के पास में ना हो, ठीक है ना। तीसरे आते हैं आपके जिनको आप लोग कहा करते हो अवर्गीकृत वन, ठीक है। तो 3 नंबर पे आप लोग लिखिएगा जिनको आप लोग कहा करते हो अवर्गीकृत वन, या यूं कहिएगा जो रिजर्व नहीं है, या आपके एक प्रकार से जो है ना अवर्गीकृत वन, ठीक है ना, जिनके आंकड़े सरकार के पास ना हो, जिनके आंकड़े सरकार के पास ना हो, सरकार के पास ना हो,
ठीक है ना। जिनके आंकड़े सरकार के पास ना हो उनको अवर्गीकृत वन के नाम से जानते हैं सर। जैसे हमारे गांव के तालाब के पास में कोई हो, हमारे घर के पास में हो, हमारे खेतों में कोई पेड़ हो, वो अवर्गीकृत है, सरकार के पास थोड़ा ना उनके आंकड़े। एरिया बहुत ही कम है इनका, बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकता हूँ, इनका एरिया ऑलमोस्ट जो है ना ऐसा माना जा रहा है कि 152 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है। हो सकता है इससे कम में ज़्यादा हो, क्योंकि आंकड़ा तो कोई है ही नहीं, बच गया वो आंकड़ा, निकाल के बैठ गए हम तो। और परसेंटेज वाइज बात करते हैं इसका तो तकरीबन 9.97 या आप राउंड फिगर करके लगभग 10% का आंकड़ा इसका माना करते हो आप लोग ये, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को सर ने 3 चीज़ें पढ़ाई है, इन तीनों को आप लोगों को जो है ना याद कर लीजिएगा, या शुरू से सर ने क्या चीज़ पढ़ाने की कोशिश की है ये चीज़ देखने की कोशिश करिएगा आप लोग। सर ने पढ़ाया कि हरियाणा का वन क्षेत्र, हरियाणा का वन जो क्षेत्र है ना, इसका खोज किसने किया, इसका खोज किया चैंपियन और सेठ ने। इनके अनुसार बात की जाए तो हरियाणा में 2 प्रकार के वन पाए जाते हैं। एक प्रकार का वन जो है ना उसको आप लोग कहा करते हो हरियाणा के अंदर ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, एक होता है सब ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट को आप लोग हिंदी में कहते हो उष्ण कटिबंधीय वन कहते हो, और दूसरा उपोष्ण कटिबंधीय वन है। ये उष्ण कटिबंधीय, उष्ण का मतलब गर्मी ही होती है, मतलब वहाँ जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती हो, यहाँ 50 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती हो, ऐसे प्रकार के वन। उपोष्ण जहाँ पे जो बारिश है वो आपकी ज़्यादा ही होती हो, 100 से भी ज़्यादा ही होती हो, और इसके अलावा टेम्परेचर जो है ना यहाँ का कम होता हो। इसके एग्जाम्पल याद कर लो ये है। इसके अलावा जो बच गए वो पेड़ सारे इसके अंदर आएंगे। इसके एग्जाम्पल में साल है, सांगवान है, चीड़ है, बेत है, आम्रपाली है, कचनार है। ये प्रकार के पेड़ जो है ना ये आते हैं किसके अंदर, उपोष्ण कटिबंधीय में। और जो इनके अलावा जो भी बच गया, जो भी आपके दिमाग में आए, जैसे HSSC ने जामुन पूछा था, ये पूछ रखा है ऑलरेडी कि जामुन जो है ना वो किस प्रकार का है, तो आंसर था उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वनों में आता है। नीम आए, पीपल, जामुन, बबूल, आम, शीशम, जो भी आपके दिमाग में आए वो सारे पेड़ जो है ना किसके एग्जाम्पल में आते हैं, वो उष्ण कटिबंधीय के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि पंजाब सरकार और भारत सरकार के 2 अधिनियम बताए, 2 एक्ट बताए फॉरेस्ट से रिलेटेड। तो भारत सरकार का अधिनियम 1927 का और पंजाब सरकार का अधिनियम 1988 का, इन दोनों के अनुसार हरियाणा के अंदर जो है ना 3 प्रकार के वन हैं, मतलब 3 प्रकार के भाग हैं वनों के, 3 टाइप के एरिया डिवाइड किए गए हैं। पहला जो एरिया हरियाणा में डिवाइड किया गया उसका नाम है आरक्षित वन यानी कि रिजर्व फॉरेस्ट, दूसरा है संरक्षित वन जिनको प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कहते हो, तीसरा है अवर्गीकृत है आपका, ठीक है। अच्छा, आरक्षित की बात करता हूं तो ऐसे वन होते हैं जिनको आप काट नहीं सकते, जहां पे आप अपने पालतू पशुओं को चराई के लिए लेके नहीं जा सकते हैं। ये बेसिकली एक प्रकार की ग्रीन बेल्ट होती है हरियाणा की, इस प्रकार की बेल्ट है जिसके अंदर बेसिकली पर्यावरण की शुद्धिकरण के लिए आप लोग जिनका यूज किया करते हो, तो ये तो पर्यावरण के लिए पड़ा रहना बहुत जरूरी है। अगर इसको ग्रीन बेल्ट को हटा ही दिया तो उस एरिया के अंदर जो है ना वो एनवायरनमेंट में डिस्टर्बेंस हो जाएगी कहीं ना कहीं। इसका एरिया तकरीबन 249 वर्ग किलोमीटर है, ये लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग ही शेयर कर रहा हूँ। परसेंटेज वाइज है 15.97%। मैं बात करता हूँ अगर प्रोटेक्टेड वनों की यानी कि संरक्षित वनों की, तो हरियाणा के अंदर संरक्षित वन वो होते हैं जिनको काटा तो जा सकता है आपका, लेकिन काट सकती है सरकार ही, ठीक है ना। चराई के लिए इनका यूज किया जाता है, पेड़ों पे नंबर वगैरह जो है ना चराई इन वनों में की जा सकती है और इन पेड़ों पे नंबर वगैरह लिखे होते हैं। इमारती लकड़ी में इनका यूज होता है। एरिया तकरीबन 1158 स्क्वायर किलोमीटर का है और इसका परसेंटेज वाइज एरिया देखो तो 74.2% का एरिया है। तीसरे सर ने अभी समझाया आपको अवर्गीकृत वन बताए हैं, जिनके आंकड़े गवर्नमेंट के पास नहीं होते हैं उनको आप लोग अवर्गीकृत वन कहते हो। एरिया इसका लगभग 152 वर्ग किलोमीटर है और परसेंटेज वाइज एरिया देखते हो तो 9.97% के आसपास जो है ना इसका एरिया आता है। ये भी बात आप लोगों को याद रखना है। अब बात आती है अगली कॉपी पे, आप लोग जो है ना वो हेडिंग बना लीजिएगा। और किस प्रकार की हेडिंग बनानी है आपको कि हरियाणा में वनों से संबंधित जो फैक्ट है, जो आंकड़े हैं, उनके बारे में बात करते हैं हम लोग, ठीक है। सो अगली बात है हमारे पास में यहाँ पे हरियाणा में वन से रिलेटेड फैक्ट, तथ्य, वन से रिलेटेड फैक्ट्स या तथ्य जो है ना हम लोग को पढ़ने वाले हैं। पहली तो बात ये कि 1966 में जब हमारा हरियाणा बना था ना, उस टाइम पे लगभग कितना परसेंटेज एरिया हरियाणा के अंदर वनों का हुआ करता था। मतलब जब हम लोग आए थे, बने थे, उस टाइम पे हमारे पास में कितना परसेंटेज एरिया वनों का था। तो सबसे पहला पॉइंट आपके लिए यही है, 1966 में हरियाणा गठन के समय, ये बात आप लिख सकते हो क्या, हरियाणा गठन
के समय, हरियाणा के गठन के समय की बात करते हो आप लोग 1966 में, उस टाइम पे 1% था, 3.9% जो है ना वो एरिया था। इस बात को आप याद रखिएगा, मतलब 3.9% एरिया था हरियाणा के गठन के समय। अच्छा, उसके बाद में देखो क्या है कि 1988 में जो है ना भारत सरकार की एक वन नीति आई थी। अगली बात इंपॉर्टेंट है, क्या है आपकी यहाँ पे दूसरी इंपॉर्टेंट बात, 1988 में, जो इंपॉर्टेंट साल है वही बता रहा हूँ। 1988 में भारत सरकार की वन नीति आई है, ठीक है ना। इस वन नीति के अनुसार, ठीक है ना, एक इंडिया में NITI नीति आयोग भी है, शायद मैंने बताया होगा आप लोगों को। इससे थोड़ा याद कर लेना, 2 क्वेश्चन याद हो जाएंगे। एक तो नीति है, ये तो पॉलिसी वाली नीति है, एक नीति वो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया वो नीति है, तो दोनों आप लोग शायद याद कर सकते हो। खैर, ये वन नीति आई थी आपकी 1988 के अंदर आई थी। इसके अनुसार ये कहा गया था कि भारत के अंदर जितने भी राज्य है ना, उन राज्यों के अंदर कम से कम 33% भाग पर वन होना जरूरी है। ये क्वेश्चन एग्जाम पर्सपेक्टिव बहुत जरूरी है। भारत सरकार की कौन सी नीति के अनुसार ये निर्देश दिए गए कि हर एक राज्य में कम से कम 33% भाग पर वन होना जरूरी है। तो इसमें ये बात मैं लिख रहा हूं, इस नीति के अनुसार, ठीक है ना, इस नीति के अनुसार भारत के सभी राज्यों में कम से कम 33% भाग पर वन होना जरूरी है, ठीक है ना, वन होना जरूरी है। ये बात आप याद रखिएगा। भारत में 1988 में भारत सरकार का वन अधिनियम या वन नीति के अनुसार ये बात की घोषणा की कि कम से कम इतने वन होने चाहिए। और एक बात यहाँ पे और भी बता दी गई इसी के अनुसार कि हर 2 साल बाद में जो है ना वन रिपोर्ट आएगी। यही बात है, एग्जाम में HSSC ने सेम पूछी थी कि वन रिपोर्ट कितने साल बाद आती है। तो जो वन की आपकी रिपोर्ट आती है, वन रिपोर्ट हर 2 साल बाद जो है ना आएगी, हर 2 साल बाद आएगी। ये तो चलो ठीक है, लेकिन ये बात कौन से साल में की गई? ये 1988 में की गई। बारीकियां बहुत है, जरूरी बहुत है, साल जरूर याद रख लेना। हरियाणा से वन से संबंधित फैक्ट मैं बता रहा हूं। पहला है कि 1966 में जब हरियाणा का गठन हुआ था, उस टाइम पे हरियाणा राज्य का वन एरिया था लगभग 3.9% का था। 1988 में भारत सरकार की एक वन नीति आई थी। इस नीति के अनुसार हरियाणा, मतलब भारत के किसी भी राज्य में आप हरियाणा को बात करो तो हरियाणा में कम से कम 33% वन होने चाहिए। और अब होने चाहिए पता कैसे लगेगा? कहते बेटा तुम ऐसे तो ना काम करोगे नहीं, तो हम क्या करेंगे, हर 2 साल के बाद में एक रिपोर्ट पूछेंगे, एक रिपोर्ट निकालेंगे। तो एक बात ध्यान देना, मेरी बहुत ही फोकस होकर सुनना, हरियाणा राज्य की वन रिपोर्ट को पढ़ के आप कभी भी ये डेटा आंकड़े सही नहीं कर सकते। भारत सरकार के आंकड़े पढ़ के आप ये डेटा सही कर सकते हो। उसके पीछे वजह बताता हूं, क्योंकि हरियाणा सरकार के आंकड़े गड़बड़ बहुत होते हैं, चूक हो जाती है, वो करती है पॉलिटिकल दबाव के आंकड़े होते हैं ताकि लोग भड़क ना जाए, इसलिए ऊंचे नीचे आंकड़े होते हैं। लेकिन बात याद रखिएगा, जो सही आंकड़े, एक्यूरेट आंकड़े हैं वो भारत सरकार की वन रिपोर्ट वाले आंकड़े, क्योंकि भारत क्या करती है, भारत सरकार के हर राज्यों का आंकड़ा देती है। मैं आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के दिए गए आंकड़ों के अनुसार ही आज का लेक्चर दे रहा हूं। बहुत अच्छा है, कोई टेंशन आपको रहेगी नहीं, आंकड़ों के अनुसार देखी जाए तो बात ठीक है। सर ये भी बात हुई आपकी हमारी। उसके बाद में थोड़ा और आगे चलते हैं, हम लोग यहां से चलते हैं। तो देखो 7 दिसंबर 1989 को जो है ना हरियाणा के अंदर स्पेशली एक वन विभाग बना था। और यहां से एक क्वेश्चन आता ही आता है, बिल्कुल आता है एग्जाम के लिए, कि आपसे पूछा जाए कि हरियाणा के अंदर जो है ना आपका कौन से साल को वन विभाग का गठन किया गया था, ठीक है, कौन से साल के अंदर आया था। तो आप लोग अगली बात लिखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाल के अपनी कॉपी पे, कि 7 दिसंबर 1989 7 दिसंबर 1989 में हरियाणा के अंदर, ठीक है, हरियाणा में
वन विभाग का गठन हुआ था, ठीक है ना। वन विभाग का गठन। एक तो क्वेश्चन आप समझ ही लीजिएगा कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट सर ने लिखा होगा, ये है ही अपने आप में सीधा सीधा इंपॉर्टेंट है। एक बात हुई। दूसरी बात ये है कि वर्तमान में इस हरियाणा वन विभाग का जो अध्यक्ष है वो कौन है, ठीक है। वर्तमान लिख रहा हूँ मैं, करंट के अंदर लिख रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर भी समझ लेना। वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष है ना माय डियर, वो कौन है, तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष का नाम आप याद कर लेना बच्चा, है धर्मपाल गोंधर, ठीक है ना। धर्मपाल गोंधर जो है ना वर्तमान में इसके अध्यक्ष है। एक बात आपको और बता देता हूं कि इस वन विभाग की पहली महिला अधिकारी भी जो है ना वो हरियाणा की बनी थी, क्योंकि अब तक ऐसा कभी नहीं हुआ था कि किसी भी राज्य के अंदर कोई महिला अधिकारी भी बनी थी। क्या मतलब, आज तक ही ऐसा नहीं हुआ है। इस हरियाणा राज्य के अंदर अमरिंदर कौर है एक, वो पहली बार साल 2015 से लेके अब तक जो है ना इस डिपार्टमेंट के अंदर एक महिला अधिकारी है। तो पहली वन अधिकारी, हेडिंग बना के आप लिख भी सकते हैं, ठीक है ना। पहली महिला वन अधिकारी, पहली महिला वन अधिकारी कौन है, जिनका नाम आप लोगों को मैंने अभी शेयर किया है, और इनका नाम आप याद रख लीजिएगा, क्या है, अमरेंद्र, ठीक है ना। मतलब आप कहोगे सर ये तो नाम आदमी का लग रहा है, लेकिन पंजाबियों में नाम थोड़ा थोड़ा ऐसा चलता है, ठीक है ना। अमरेंद्र है, अमरेंद्र कौर। अब ये कोर लग गया ना, तो मुझे किसी स्टूडेंट ने बताया था सर कोर होता है महिलाओं के लिए, सिंह होता है लड़कों के लिए। तो अमरेंद्र कौर है, ये पहली महिला वन अधिकारी है, किसी भी राज्य में पहली महिला वन अधिकारी है। और जब हरियाणा के अंदर वन विभाग बना था ना, तो हरियाणा ने ग्रीनिंग हरियाणा प्रोजेक्ट भी चलाया था और इको क्लब भी चलाए थे। तो एग्जाम के लिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि हरियाणा के अंदर पहली बार जो है ना ग्रीनिंग हरियाणा प्रोजेक्ट कब चला था। ग्रीनिंग हरियाणा प्रोजेक्ट, इसका मतलब है हरियाणा के अंदर वन क्षेत्रफल को बढ़ाने वाला प्रोजेक्ट। और दूसरा है आपका इको क्लब। इको क्लब का मतलब ये होता है, इको क्लब का, कि जहाँ जहाँ पे वन है ना उनको कैसे संरक्षित रखा जा सकता है, रिसर्च की जाएगी कि कहाँ पे कितने कितने वन हैं आपके। ये दोनों के दोनों प्रोजेक्ट जो है ना आपके, ये 1989 के प्रोजेक्ट है हरियाणा में पहली बार। क्योंकि इससे पहले ये कह ही दिया गया था ना कि राज्य के अंदर जो है ना हर एक राज्य में कम से कम 33% भाग पे वन होने चाहिए। पता कैसे लगाएंगे, पता लगाएंगे इन्हीं नियमों के अनुसार ही पता लगाएंगे डियर आप लोग, ठीक है ना। चलिए ये पॉइंट भी आप लोगों को यहाँ से जो है ना वो याद कर लेना है डियर, ठीक है ना। हाँ जी, अम्बाला से हैं। ठीक है, लिख भी सकते हो, चाहे लिखना चाहो तो लो। 2015 से हैं ये, ठीक है ना। चलिए, तो ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा और आगे चलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखो फैक्ट बता रहा था, एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। 1966 में हरियाणा के गठन के समय 3.9% जो है ना वो एरिया था, ठीक है ना। 1966 में हरियाणा के गठन के समय एरिया था 3.9% था। लेकिन 1988 के अंदर भारत सरकार का वन नीति आई थी। 1988 में भारत सरकार की वन नीति आई, और इस वन नीति के अनुसार ये कहा गया कि किसी भी राज्य में कम से कम 33% वन तो होने ही चाहिए। और ये पता कैसे लगाएंगे कि तो बेटा हम हर 2 साल बाद ना वन रिपोर्ट निकालेंगे। तो हरियाणा हो गया अलर्ट, और हरियाणा ने अलर्ट होते ही क्या कर दिया, हरियाणा ने अपना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बना डाला। किस तारीख को, 7 दिसंबर 1989 को हरियाणा के अंदर वन विभाग की स्थापना हो गई, जो पंचकुला में आज हेडक्वार्टर पढ़ते हो आप लोग। वर्तमान में जो है ना इसका जो अध्यक्ष है, ठीक है ना, आज ये तो खैर पंचकुला के अंदर तो खैर है ही है, लेकिन वर्तमान के अंदर जो इसके आप अध्यक्ष पढ़ा करते हो वो कौन है, धर्मेंद्र गोंदर है। पहली महिला वन अधिकारी कौन है, अमरिंदर कौर है, याद रखना। और इसी 89 के साथ साथ ही जो है ना ग्रीनिंग हरियाणा प्रोजेक्ट चलाया गया था, और इको क्लब प्रोजेक्ट भी चलाए गए थे हरियाणा के अंदर वनों के सुधार के लिए। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। उसके बाद में एक 1991 की कंडी योजना भी बहुत फेमस है, एग्जाम के अंदर पूछी बहुत जाती है कि कंडी योजना का मतलब क्या है, किस राज्य से रिलेटेड है या किस जिलों से रिलेटेड है, कौन से पहाड़ी से रिलेटेड है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगली बात आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ना वो लिखनी है। क्या लिखनी है कि 1991 में 1991 में
एक बैंक है जिस बैंक का नाम आप लोग पढ़ा करते हैं, वर्ल्ड बैंक पढ़ा करते हैं, याद रखिएगा वर्ल्ड बैंक। ये वर्ल्ड बैंक कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है वॉशिंगटन डीसी के अंदर, जो कि अमेरिका की कैपिटल है। वहाँ पे इस बैंक का हेडक्वार्टर है, याद रखना। इस बैंक के अध्यक्ष का नाम क्या है? इस बैंक के अध्यक्ष का नाम है डेविड मालपस, ठीक है ना। डेविड मालपस इस बैंक के अध्यक्ष हैं। और इस बैंक के अंदर एग्जीक्यूटिव मेंबर, कार्यकारी अध्यक्ष का नाम आप याद रखिएगा। कार्यकारी जो मेंबर बने हैं, इसके कार्यकारी सदस्य जो इसके बने हुए हैं, कार्यकारी सदस्य, इस कार्यकारी एक सेकंड, क्या लिख दिया मैंने? कार्यकारी सदस्य लिखना है ना हमारे को, हाँ। कार्यकारी सदस्य जो बने हुए हैं इनका नाम है राजेश खुल्लर। और ये राजेश खुल्लर मैं क्यों लिख रहा हूँ? मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये हरियाणा के हैं। पहले ये मुख्यमंत्री के सचिव हुआ करते थे, याद रखना। और इनकी पत्नी को रिसेंटली स्वास्थ्य विभाग के अंदर भी बनाया गया है, ठीक है। पर वो तो चलो बाद की बात बताएंगे। पर कार्यकारी सदस्य राजेश खुल्लर हैं वर्ल्ड बैंक के। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर डेविड मालपस हो गया। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1944 के अंदर हुई थी, याद रखना। बहुत सारे बच्चे गड़बड़ करते हैं, 45 लगाते हैं, 44 है। जुलाई 1944 में स्थापना हुई थी। तो इस वर्ल्ड बैंक ने, याद रखिएगा, हरियाणा राज्य के अंदर एक योजना स्टार्ट की है, जिस योजना का नाम क्या है? कंडी योजना, ठीक है ना। इस वर्ल्ड बैंक के मतलब सहयोग से स्टार्ट हुई है ये। इस योजना का नाम क्या? कंडी योजना। गुरुजी, ये कंडी योजना जो है ना, इसका मतलब क्या है, या इस कंडी योजना के अंदर बेसिकली था क्या आपका, ये भी बता दीजिएगा। तो इस कंडी योजना का मतलब है कि हरियाणा के अंदर वन क्षेत्रफल को बढ़ाना था। और स्पेशली कहाँ का वन क्षेत्रफल बढ़ाया गया था? तो शिवालिक क्षेत्र में, ठीक है ना। शिवालिक क्षेत्र मैंने पढ़ाया था तुम्हें अब से पहले क्लासों में। शिवालिक जो क्षेत्र है, शिवालिक क्षेत्र में वृक्षारोपण किया गया है, ठीक है ना। शिवालिक क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्यक्रम जो है ना यहाँ पे हुआ है। वृक्षारोपण कार्यक्रम हुआ। अच्छा, वृक्षारोपण कार्यक्रम जो है ना वो हुआ तो सही है, ठीक है। लेकिन कौन कौन से जिलों से संबंधित है? तो कौन कौन से जिले हैं? तो शिवालिक के अंदर या तो एक जिला आता है जिसका नाम है आपका यमुनानगर जो है ना जिला आता है आपका, और या फिर एक जिला आता है जिस जिले का नाम क्या है आपका? पंचकुला जिला आता है। ये भी बात आप याद रखना। तो शिवालिक क्षेत्र के अंदर वृक्षारोपण कार्यक्रम हुआ इसी के तहत में। और शिवालिक की पहाड़ी के अंदर कंडी योजना में, तो आपका एग्जाम के लिए क्वेश्चन बनेगा कि कंडी योजना कौन से बैंक के सहयोग से चल रही है? वर्ल्ड बैंक के सहयोग से चल रही है। कंडी योजना में किस पहाड़ी के अंदर या कौन से क्षेत्र के अंदर जो है ना वृक्षारोपण कार्यक्रम हुआ था? तो शिवालिक क्षेत्र के अंदर हुआ। कौन कौन से जिले हैं? याद रखना, यमुनानगर और पंचकुला के अंदर हुआ था, ये भी याद रखना। और इसी कंडी योजना के चलते हरियाणा में एक राजीव गांधी हर्बल पार्क भी बनाया गया था, ठीक है ना। इसी कंडी योजना के चलते ही इसी साल के अंदर ही हरियाणा के अंदर एक राजीव गांधी हर्बल पार्क भी बनाया गया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ना आप लोग लिख रहे हो क्या? एक कंडी योजना के अंदर ही राजीव गांधी हर्बल पार्क, ठीक है ना। राजीव गांधी हर्बल पार्क बनाया गया था। कहाँ बनाया गया था सर, ये भी बताइएगा। ये बनाया गया था बेटा रेवाड़ी के अंदर बनाया गया था, ठीक है ना। राजीव गांधी हर्बल पार्क रेवाड़ी के अंदर जो है ना वो भी बनाया गया था। आप लोगों को ये भी याद रखना है। तो शिवालिक क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्यक्रम हुआ। यमुनानगर और पंचकुला यहाँ पे वन क्षेत्रफल को बढ़ाया गया था। और राजीव गांधी हर्बल पार्क जो है ना जो आप पढ़ रहे हो रेवाड़ी के अंदर, वो इस कंडी योजना के चलते ही आपका बनाया गया था। ये भी बात आपको याद रखनी है। उसके बाद में और आगे बढ़ो तो हरियाणा के अंदर पहली बार जो है ना पर्यावरण न्यायालय की स्थापना कर दी गई। ये बात शायद आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा, नहीं पता है तो अभी के अभी इसी क्षण इसी घड़ी याद कर लीजिएगा। हरियाणा राज्य में 1998 में जो है ना वो पर्यावरण न्यायालय की स्थापना कर दी गई, ठीक है ना। पर्यावरण न्यायालय जो है ना इनकी स्थापना हो गई हरियाणा के अंदर। पर्यावरण न्यायालय की स्थापना जो है ना वो तो हो गई। और ये किस लिए हो गई? ताकि एनवायरमेंट से रिलेटेड जो डिस्प्यूट है उनको रिजॉल्व करने के लिए। भाई सर ने कहा एक संरक्षित फॉरेस्ट है और आप जाके खुद काट लाए, या कोई रिजर्व फॉरेस्ट है, मैंने कहा वहाँ कटाई नहीं की जा सकती है पर आप वहाँ से कटा लिए। चराई नहीं की जा सकती, आप वहाँ पे चराने लग गए। तो अब आपका कोई डिस्प्यूट है वो रिजॉल्व कहाँ होगा? या डिस्प्यूट के बाद में आपकी कोई सजा वगैरह है, भी कोई जुर्म किया तो उसकी सजा भी है। उसके लिए हरियाणा राज्य में 1998 के अंदर पर्यावरण न्यायालय की स्थापना की गई। और ये दो पर्यावरण न्यायालय स्टार्टिंग में जो आए थे ना आपके, वो जरूर आप लोगों को याद रखना है कि करनाल और हिसार जिलों के अंदर थे। दो याद रखना आप लोग। पहला जो आया था आपका
वो किसके अंदर, करनाल के अंदर, और दूसरा कौन सा था आपका हिसार। स्टार्टिंग की बात कर रहा हूं मैं बिल्कुल, लेकिन आज यहां काम नहीं होता है, इस बात को याद रखना। अब वर्तमान में कुरुक्षेत्र और फरीदाबाद में काम होता है आपका, ठीक है ना। अब वर्तमान में, ठीक है ना, अब याद रखिएगा वर्तमान में जो है ना वो काम कहां पे होता है, एक होता है कुरुक्षेत्र के अंदर काम होता है आपका, और एक होता है आपका कौन से में, फरीदाबाद के अंदर। कई बार लिखा मिलता होगा तुम्हें, मैंने भी बताया होगा फरीदाबाद हिसार, ये दोनों बहुत फेमस है, याद रखिएगा आप लोग। पर्यावरण न्यायालय एचएसएससी ने भी अपने कई सारे पेपरों में दिया कि हरियाणा के 2 पर्यावरण न्यायालय कौन से हैं, तो आंसर में करनाल कुरुक्षेत्र देते ही नहीं है, फिर वो हिसार फरीदाबाद लगाना पड़ता है हमें, और क्या करें। तो ये याद रखना आप लोग, इसको कफ से याद कर लेना, कैसे कुरुक्षेत्र, फैसे फरीदाबाद को कफ से इसको याद कर लेना आप लोग। तो शुरुआत के अंदर तो करनाल हिसार में स्थापित हुए थे 98 के अंदर। आज जो है ना एट प्रेजेंट में इन क्षेत्रों के अंदर काम होता है आपका, सबसे पॉपुलर तो हरियाणा का फरीदाबाद वाला है, जो याद रखना है आपको। ये इसको अच्छे से याद करना आप लोग, डिपेंड करता है चीजें ऑप्शन पे, फिर मैं कह रहा हूं ऑप्शन पे वेरी कर जाता है ये सवाल। पर्यावरण न्यायालय कहां पे है, तो करनाल कुरुक्षेत्र ऑप्शन में नहीं होता है, मैंने बहुत बार हिसार फरीदाबाद देखा है, ये भी ठीक हो जाता है, फिर याद रखना। अगर नहीं हो सही ढंग से जैसे मैंने बताया ऐसे ही सजे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। शुरुआत में यहां पे थे, अब वर्तमान में यहां पे कुरुक्षेत्र और फरीदाबाद के अंदर काम हो रहा है, ठीक है सर जी। उसके बाद में और आगे चलते हैं हम लोग, वक्त के अनुसार आगे गए तो हरियाणा के अंदर वेजिटेशन को बढ़ाने के लिए, वनस्पतियों को बढ़ाने के लिए 1 नवंबर 2003 को चौटाला सरकार की में जो है ना स्टार्ट की गई थी वनस्पति योजना। 1 नवंबर 2003 में, ठीक है ना, ओम प्रकाश चौटाला की सरकार में क्या किया गया था, हरियाणा के अंदर एक वेजिटेशन स्कीम स्टार्ट की गई थी, यानी कि वनस्पति स्कीम जो है ना, वनस्पति योजना, इसको स्टार्ट किया गया, वनस्पति योजना को स्टार्ट किया गया हरियाणा राज्य के अंदर। सर इस वनस्पति योजना के का तो शुरुआत हुई थी, पर इसके अलावा हरियाणा के अंदर जो है ना इसी टाइम पे ही इसी वनस्पति को बढ़ाने के लिए जिला तो यमुनानगर को ही सिलेक्ट किया गया, एक चूहूपुर गांव को सिलेक्ट किया गया, ठीक है ना। इसके अंदर एक जिला सिलेक्ट किया गया जिसका नाम है यमुनानगर, और यमुनानगर का एक गाँव है जिसका नाम है चूहूपुर, ठीक है ना, चूहूपुर। और इस चूहूपुर के अंदर क्या किया गया, एक देवीलाल हर्बल पार्क बना दिया गया, प्राकृतिक पार्क बना दिया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, देवीलाल प्राकृतिक पार्क, ठीक है ना, देवीलाल प्राकृतिक पार्क अगर आपसे पूछा जाए कहाँ पे है तो आंसर रहेगा यमुनानगर के चूहूपुर पे। वनस्पति योजना के तहत ही इसको स्थापित किया गया था। मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लेना, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में जो है ना रिपीट होते हैं कि ये देवीलाल पार्क जो है ना कब स्थापित किया गया है, कहाँ स्थापित किया गया, सब आपको पता होना चाहिए इस वाले पॉइंट से, ठीक है। उसके बाद में हरियाणा के अंदर वन नीति कब लागू हुई थी, ये बात याद रखना। जैसे मैंने 1988 की आपको भारत सरकार की वन नीति बताई है ना, अब ऐसे ऐसे हरियाणा राज्य के अंदर वन नीति लागू कब हुई है उसके बारे में भी बताता हूँ आप लोगों को मैं, ठीक है ना। तो हरियाणा राज्य के अंदर वन नीति, तो नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली बात भी, हरियाणा राज्य में वन नीति, ठीक है ना, हरियाणा राज्य की जो वन नीति है वो कब लागू हुई है, पहली बात तो इस सवाल का आंसर है 2006। अब देखो क्या है कि हरियाणा वालों को कहा तो गया था, मतलब भारत के सभी राज्यों को ही कहा गया था कि कम से कम 33% क्षेत्रफल पे होना चाहिए वन। अब 33% तो ये कर नहीं पाए, तो इन्होंने क्या किया, जुगाड़ बना लिया, खुद की नीति बना ली और कह दिया कि इस नीति के अनुसार हरियाणा में कम से कम कितना वन क्षेत्रफल होना चाहिए, हरियाणा में कम से कम 20% क्षेत्रफल पर वन होना चाहिए, ठीक है ना, 20% क्षेत्रफल पर वन होना चाहिए, ठीक है ना, वन होना चाहिए। इनकी नीति के अनुसार ये एक जुगाड़ बना लिया। तो आपके एग्जाम के लिए ये सवाल बहुत ज़रूरी है क्या, कि हरियाणा के अंदर कम से कम कितने क्षेत्रफल पे 20% मतलब 20% क्षेत्रफल पे वन होना चाहिए, कौन सी नीति में बताया गया, हरियाणा राज्य की वन नीति साल 2006 के अंदर जो है इस बात को बताया गया, याद रखिएगा। और इस नीति में भी वही चीज़ें स्टार्ट की इन्होंने जो बिल्कुल स्टार्टिंग में स्टार्ट की थी। एक तो आपकी वही जो योजना बता रहा था मैं आपको, ग्रीनिंग हरियाणा प्रोजेक्ट जो है ना वो स्टार्ट किया गया, ग्रीनिंग हरियाणा प्रोजेक्ट, जिसमें हरियाणा को यूँ कहिएगा कि पेड़ पौधे लगाने की कोशिश की जाएगी, और एक जहाँ पे पेड़ पौधे लगे हैं उनके रिसर्च की जाएगी। इको क्लब प्रोजेक्ट जो है ना वो भी यहाँ पे ही स्टार्ट किए गए। तो ये दोनों काम फिर से स्टार्ट कर दिए गए हरियाणा में साल 2006 से।
ठीक है सर। उसके बाद में वक्त आगे बढ़ा हमारा, तो फिर थोड़ा बदलाव देखने को मिला हमें। और अब फिर बदलाव हमें क्या देखने को मिला, अगली बात करें तो 15 जुलाई 2014 की बात आती है आपकी, ठीक है ना। 15 जुलाई 2014, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शेयर कर रहा हूँ फिर से मैं आपको। 15 जुलाई साल 2014, यहाँ से जो है ना हरियाणा के अंदर ना तरु दिवस मनाना स्टार्ट कर दिया आप लोगों ने, ठीक है ना। तरु दिवस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल हरियाणा में अब 15 जुलाई को तरु दिवस मनाया जाता है। तरु का मतलब होता है वृक्ष होता है, याद रखना, या यूं कहिएगा हरा भरा वृक्ष होता है आपका, हरा भरा वृक्ष। जो पेड़ जिसपे छायादार पेड़ होता है, फलदार पेड़ होता है, उसको तरु कहते हो। कई भजनों में तुमने सुना होगा तरवर की छाया। ऐसे ही समझ लो कि 15 जुलाई 2014 से हरियाणा में तरु दिवस मनाना स्टार्ट कर दिया गया, पेड़ों को बढ़ावा देने के लिए। 15 जुलाई 2014 से ही हर घर हरियाली योजना की भी शुरुआत की गई थी। 15 जुलाई 2014 से ही जो है ना हरियाणा के अंदर हर घर हरियाली योजना, हर घर हरियाली योजना जो है ना इसकी शुरुआत की गई हरियाणा के अंदर। हर घर हरियाली योजना, हर घर हरियाली योजना में ये कहा गया कि हरियाणा राज्य के अंदर कितने पौधे लगने चाहिए, 3 करोड़ पौधे लगाने का टारगेट रखा गया इनका, ठीक है ना। 3 करोड़ पौधे लगाने का टारगेट जो है ना, लगाने का टारगेट यहाँ पे था इनका। इससे जो है ना हरियाणा का वन क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। ठीक अगली साल 15 जुलाई 2015 अगले साल ने 2018 से जो है ना एक पौधगिरी योजना चलाई गई थी इन्होंने। 2-3 सालों के बाद 15 जुलाई वही है, 15 जुलाई 2018 से जो है ना हरियाणा के अंदर एक योजना चलाई गई जिसका नाम है पौधगिरी योजना। इस पौधगिरी योजना में क्या है, जैसे आप पौधे लगा तो दोगे पर उनकी देखभाल कौन करेगा। इस पौधगिरी योजना के तहत स्कूल के बच्चों को सिलेक्ट किया गया और पूरे हरियाणा राज्य से जो है ना इसके अंदर तकरीबन 22 लाख बच्चों को सिलेक्ट किया गया था, ठीक है ना। 22 लाख बच्चे, ठीक है ना, 22 लाख बच्चों को जो है ना वो चुना गया था इस पौधगिरी योजना के लिए और कहा कि तुम पौधों में पानी डालो। और 22 लाख बच्चे 6वीं से 12वीं क्लास तक के बच्चे थे। पौधों में पानी डालो, हम तुम्हें असेसमेंट में मार्क्स देंगे, 5 से 10 नंबर के बीच में जो है ना आपको असेसमेंट में मार्क्स दिए जाएंगे। ये बात कही गई थी इस पौधगिरी योजना के तहत, याद रखना आप लोग। इसके बाद की बात करते हैं और आगे चलते हैं हम लोग। तो 2000 अब आपकी जो है ना रिपोर्ट की बात करता हूं, जो लेटेस्ट आंकड़े आए हैं नए रिपोर्ट के भी, कौन कौन से नई रिपोर्ट्स आई हैं आपकी। तो देखो क्या है कि मैंने कहा हर 2 साल बाद आती है आपकी, तो हर 2 साल बाद वाली तो आप लोगों को मतलब मैं आपको ना 2017 और 19 और 21 ये तीनों बता देता हूँ कि इन तीनों के अनुसार जो है ना आपका क्या क्या आंकड़ा रहा होगा। या सबसे लेटेस्ट वाली 21 वाली भी साथ के साथ शेयर कर देता हूँ आपको कि वो कौन सी है, एक सेकंड ना भाई। हाँ, तो वन रिपोर्ट, ठीक है ना, अगली हेडिंग हमारी है कि वन रिपोर्ट, ठीक है ना। कौन कौन से नंबर की हमें बात करनी है, हमें वन रिपोर्ट की बात करनी है। एक तो आई है हमारे पास में 15वीं रिपोर्ट, ठीक है ना। ये 15वीं रिपोर्ट है 2017 की, ठीक है ना, 2017 की रिपोर्ट है ये। उसके बाद में आपको बात जो करनी है ना वो कौन सी करनी है, 15वीं। हाँ, तो 15वीं रिपोर्ट जो है ना वो आई थी 2017 की आई थी। इसके बाद अगली रिपोर्ट कौन सी है, अगली रिपोर्ट है 16वीं, ये रिपोर्ट आई है 2019 की। उसके बाद 17वीं रिपोर्ट है लेटेस्ट आपकी, वो है 2021 की, ठीक है ना। 3 रिपोर्ट आपकी कंटिन्यू है, ये हर 2-2 साल बाद आएगी, ठीक है ना। अच्छा, इसके अनुसार वन कितने हैं और वृक्ष कितने हैं। वन और वृक्ष का मतलब समझ में आता है ना, पेड़ तो आपके कहीं छिटपुट कहीं पे भी है, वन आपके एक साथ एक लाइनअप में कह दीजिएगा आप लोग, ठीक है। वन जो है ना 2017 के अनुसार तो थे 1588 स्क्वायर किलोमीटर के थे, ठीक है ना। अच्छा, और इसी के अनुसार वृक्ष कितने थे, 1415 स्क्वायर किलोमीटर के थे। 16वीं रिपोर्ट के अनुसार ये 1602 स्क्वायर किलोमीटर के हो गए। यहाँ पे इन्होंने तो गजब ही काम कर दिया था, कहा था पेड़ बढ़ के 1565 हो गए थे, ठीक है ना, कहा 1565। ऐसा हो नहीं सकता, ये झूठी रिपोर्ट आई थी, इस पर बहुत आलोचना हुई थी सरकार की कि एक साल में 100 से 150 वर्ग किलोमीटर कैसे बढ़ सकता है, ऐसा इतिहास में कभी नहीं हो सकता। पर इलेक्शन का काम था तो कोई बात नहीं, अब सुने कौन। 1603 यहाँ बताया गया है और यहाँ पे फिर इन्होंने घटा के 1425 बता दिया, रिपोर्ट को थोड़ा सा ठीक कर दिया इन्होंने, यूं समझ लीजिएगा आप लोग, ठीक है।
अच्छा, अगर मैं बात करता हूं इन दोनों को, अब लेटेस्ट तो ये है ना, तो इन दोनों को मैं मिला दूं तो ओवरऑल ये कितना हो जाएगा, ओवरऑल ये होगा आपका कितना 3028 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया हो जाएगा हरियाणा के अंदर। परसेंटेज वाइज बात करूं तो ये होता है आपका 3.6% होता है, और ये परसेंटेज वाइज होता है 3.2% होता है। बाकी नहीं याद करना, ये परसेंटेज वाइज याद कर लो, और इन दोनों को मिलाते हो तो हरियाणा में अब 6.8% का वन क्षेत्रफल है, मतलब वन और वृक्ष का ओवरऑल एरिया आपका पेड़ों का इतना है एट प्रेजेंट में, ये याद करना है आपको यहाँ पे। तो आपको 17वीं याद रखनी है, मैंने बाकी बता तो आपको सारी ही दी है, लेकिन ये वाली जो आंकड़ा है ना, इसको अच्छे से आपको ना रिवाइज करना है या याद कर लेना है, ठीक है। उसके बाद में और आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है ना। नहीं, मैं अकेला रहता हूँ, कोई नहीं है घर में मेरे। चलो, तो ये हो गया 15वीं 16वीं 17वीं होगी आपकी यहाँ पे ये चीज़ें। अब आगे की बात करते हैं, थोड़ा सा मैं 5-10 मिनट आपसे ज़्यादा ले सकता हूँ, ठीक है ना, पर कोई बात नहीं, आप कौन सा मना करोगे, और मना करोगे तो कोई बात नहीं, करते रहना। स्पीड ठीक होगी, मैं पढ़ा तो पूरी स्पीड से ही रहा हूँ, कोशिश तो यही कर रहा हूँ, बिल्कुल धीरे नहीं हूँ आज मैं, और वादा करता हूँ कि आगे कभी धीरे होने की कोशिश ही नहीं करूँगा। हाँ, तो हरियाणा के अंदर जो है ना, कहाँ पे सबसे ज़्यादा वन है ये बात करते हैं, ठीक है ना। तो हरियाणा में सबसे ज़्यादा वन, हरियाणा में ज़्यादा वन, ठीक है ना। तो हरियाणा के अंदर ज़्यादा वन कहाँ पे है, मतलब ज़्यादा फॉरेस्ट कहाँ पे है, तो एक ज़िला जो है ना, इस ज़िले का नाम क्या है, पंचकुला है, ये याद रखना आप लोग, ठीक है ना। पंचकुला के अंदर वन है आपके हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा है, इस पॉइंट को आप लोग याद रखना। और सबसे कम वन जो है ना हरियाणा में कहाँ पे है, हरियाणा में सबसे कम वन, हरियाणा में सबसे कम वन, सबसे कम वन, ठीक है ना, हरियाणा में सबसे कम वन ये है पलवल के अंदर, ठीक है ना, पलवल के अंदर। ये याद रखना, 2 जिलों को ढंग से याद कर लेना है आप लोगों को, ठीक है ना। एक आपको याद रखना है कि सबसे कम वन जो है ना कहाँ पे है, सबसे ज़्यादा वन जो है ना वो कहाँ पे है। लेकिन अगर बात करते हो सर आप लोग इनके स्क्वायर किलोमीटर के एरिया की, तो पंचकुला के अंदर जो है ना तकरीबन आपके स्क्वायर किलोमीटर में है 391, ठीक है ना। कितना पर है आपका 391 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया लगभग यहाँ पे है, और पलवल के अंदर सर लगभग 14 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो है ना वो पलवल के अंदर है, ठीक है। चलो सर, लेकिन परसेंटेज वाइज पूछते हैं कई बार कि परसेंटेज के आधार पे ज़्यादा और कम कहाँ पे है, फिर बताइएगा आप लोग, ठीक है ना। तो हरियाणा के अंदर परसेंटेज वाइज बात करते हैं प्रतिशत के आधार पे, प्रतिशत के आधार पे, प्रतिशत के आधार पर, प्रतिशत के आधार पर, तो प्रतिशत के आधार पे सबसे कम और ज़्यादा कहाँ पे है आपका। अगर मैं ज़्यादा बात करता हूँ प्रतिशत के आधार पे, तो अगेन इसके अंदर भी पंचकुला ही है, याद रखना आप लोग, पंचकुला के अंदर ही परसेंटेज वाइज सबसे ज़्यादा वन है, और लगभग कितना परसेंटेज है, 43% है, इससे भी थोड़ा बहुत ज़्यादा ही मिले, कम तो नहीं है, ठीक है ना। और सबसे कम अगर परसेंटेज के आधार पर बात करते हो आप लोग, तो आप जिक्र करते हो किसका, फतेहाबाद का जिक्र करते हो, फतेहाबाद का। और फतेहाबाद के अंदर बहुत ही कम परसेंटेज है, केवल 0.7% आपका वन आते हैं। पलवल के अंदर तो लगभग 1.5% से ज़्यादा हो जाते हैं आपके, ऑलमोस्ट 1.5% से ज़्यादा ही है, लेकिन परसेंटेज आधार पे फतेहाबाद जो है ना वो कम है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। इतने आंकड़े याद कर लेने हैं, ठीक है ना। क्विक रैप अप करते हैं हम लोग अच्छे से, जो मैंने आपको पढ़ाया है, उसके बाद में मैं अगली क्लास लूँगा अगले ही सेशन में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखेंगे, पर फटाफट मैं आप लोगों को जो पढ़ाया है आज की क्लास में वो ज़रूर एक बार रिवाइज़ करवा दूँगा, ठीक है ना, अच्छे से नियमानुसार, ठीक है। कंटेंट में कोई कमी नहीं होगी, इसमें कोई दो राय नहीं होगा, यह याद रखना। कंटेंट आपको अच्छा ही मिलेगा, अच्छे से अच्छा ही देने की कोशिश करूँगा, और पढ़ना आपको है, समझना आपको है, ठीक है ना। कॉपी पे हेडिंग बनानी है आपको, लिखते रहना है आपको, ठीक है ना। सो आज की क्लास में चलो ये तो ऊपर नीचे होता रहेगा, समझाता रहूँगा पैरेलली आपको मैं। सबसे पहले मैंने आपको समझाया कि हरियाणा के वन बताएं। हरियाणा के वन के रिसर्च के अनुसार मैंने आपको बताया है कि चैंपियन और सेठ नाम के 2 व्यक्तियों ने रिसर्च की थी, और रिसर्च में कहा था कि हरियाणा के अंदर कितने प्रकार के वन जो हैं। हरियाणा के अंदर 2 प्रकार के वन हैं। एक प्रकार का वन में मैंने कहा था आप लोगों को कि उष्ण कटिबंधीय वन है, दूसरा मैंने उपोष्ण बता दिया। उष्ण कटिबंधीय के मैंने यूँ बताया था आप लोगों की वहाँ पर जहाँ गर्मी ज़्यादा होती है, उपोष्ण जहाँ पर गर्मी कम होती है।
जहाँ बारिश ज़्यादा होती है वो आपका उष्णकटिबंधीय है, लेकिन जहाँ पे बारिश जो है ना आपका वो कम होती है वो जहाँ बारिश कम होती है वो उष्ण है, बारिश ज़्यादा होती है वो आपका उपोष्ण है। लगभग 50 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है उष्ण में, और 100 सेंटीमीटर के आसपास या इससे भी ज़्यादा बारिश होती है वो आपका उपोष्ण है। उपोष्ण में मैंने कुछ पेड़ बताए थे आप लोगों को, और मैंने पेड़ कौन कौन से बताए थे आप लोगों को, जैसे चीड़ है, देवदार है, कचनार है, आम्रपाली है, बेत है, ये सारे पेड़ जो है ना, साल वगैरह के पेड़ जो है ना, ये आपके उपोष्ण में। उष्ण के अंदर तो फिर कौन से पेड़ आते हैं, नीम है, जामुन है, शीशम है, और आपके बरगद है, पीपल है, ये सारे पेड़ आएंगे ही आएंगे। राइट सर। उसके बाद में हम लोगों ने आगे की बात जो की थी, आगे की बात ये की थी भारत सरकार का अधिनियम आया था 1927 में, और इसके अलावा पंजाब सरकार अधिनियम 1988 का। इन दोनों के अनुसार क्या हुआ था कि हरियाणा राज्य को 3 प्रकार के वनों में बांट दिया गया। उन 3 प्रकार के वनों में पहला वन था कौन सा, रिजर्व फॉरेस्ट था। रिजर्व फॉरेस्ट के बारे में मैंने यूं कहा था आप लोगों को, जिसके अंदर आप लोग जो है ना कोई भी प्रकार की चराई नहीं कर सकते, पेड़ नहीं काट सकते, पर्यावरण की शुद्धिकरण के लिए आपका तकरीबन पर्यावरण को साफ रखने के लिए होता है। और ऑलमोस्ट मैंने 249 वर्ग किलोमीटर का आपको एरिया बताया था, 15.97 वर्ग किलोमीटर के तकरीबन 15.97% के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था ये। उसके बाद में दूसरा मैंने आपको बताया था संरक्षित वन, प्रोटेक्टेड वन बताया था, जो तकरीबन 1158 वर्ग किलोमीटर पे फैला हुआ, 74.28% के आसपास। चराई कर सकते हो, पेड़ काट सकते हैं, नंबरिंग होती है इन पेड़ों पे। तीसरे हैं आपके अवर्गीकृत है, 152 वर्ग किलोमीटर पे 9.97 वर्ग % के आसपास बताया था मैंने। और इनका आंकड़ा सरकार के पास नहीं है, हमारे गांव में नदी पे, तालाब पे, जहां पे भी बना हुआ है ऐसा टाइप का वेट है। फैक्ट बताए थे 1966 की बात करता हूं, जब हरियाणा बना तब तकरीबन 3.9% का एरिया था। 1988 में भारत सरकार ने एक वन नीति लाई और कहा कि 33% कम से कम वन होने चाहिए, और हर 2 साल बाद में रिपोर्ट आएगी। इसीलिए 7 दिसंबर 1989 को हरियाणा राज्य ने पहली बार एक वन डिपार्टमेंट बना दिया। धर्मपाल गोंदर इसके अध्यक्ष, और महिला में तो मैंने आपको बताया था एक पहली बार एक महिला इसकी अध्यक्ष बनी है, जिनका नाम आपको बताया मैंने क्या, अमरिंदर सिंह कौर बताया था, और ये अंबाला से ही है, समझना। ग्रीनिंग हरियाणा प्रोजेक्ट, इको क्लब वगैरह वगैरह सब चीज़ें समझा दी थी। फिर एक कंडी योजना बताई थी 1991 की, जो वर्ल्ड बैंक की है, याद रखना आप लोग, ठीक है ना। इसमें आपका 2 जिले हैं, यमुनानगर और एक के साथ में दूसरा जिला कौन सा बताया मैंने, पंचकुला है। यहाँ पे पेड़ लगाए गए। के अलावा यहाँ पे एक राजीव गांधी हर्बल पार्क रेवाड़ी में स्थापित किया गया। पर्यावरण न्यायालय बता दिया सर ने आपको, वर्तमान में कुरुक्षेत्र और फरीदाबाद के हैं। वनस्पति योजना 1 नवंबर 2003 को बता दी, ठीक है ना। और यमुनानगर के चूहपुर में देवीलाल प्राकृतिक पार्क स्थापित किया गया। हरियाणा के अंदर वन नीति आई 2006 के अंदर, सबसे कम परसेंटेज, मतलब हरियाणा ने कहा कि कम से कम 20% फिर एरिया होना ही चाहिए। 15 जुलाई 2014 से हरियाणा में तरु दिवस मनाने की घोषणा कर दी गई थी हमारी, ठीक है ना। तो इसके आगे चलते हमने फिर मेन बात पढ़ी थी कि हरियाणा राज्य के अंदर सबसे ज़्यादा वन कहाँ पे है, जो सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपका पूछा जाता है पंचकुला का है 391 वर्ग किलोमीटर का, और सबसे कम है पलवल 14 वर्ग किलोमीटर का। परसेंटेज के आधार पर ज़्यादा पंचकुला 43% या इससे भी थोड़े बहुत ज़्यादा ही है, फतेहाबाद में 0.7% है।